गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट 3 चल रही थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक होगी। उसके अंदर हमने 4-5 क्लासें आ गई थी इसकी। इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, इसमें वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी, उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन है वो पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ टर्म थी इसके अंदर, टर्मिनोलॉजी लिगेंड वगैरह की वो पढ़ ली थी, लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ लिया था, कलेक्शन वगैरह ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। ये रहेगा अपना टॉपिक। इसके नामकरण के लिए 7-8 नियम है। पहले वो नियम लिखेंगे और उसके बाद में एक साथ इनके क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। और एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर इन सभी नियमों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो सारे नियम याद रखने हैं। तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले कि उपसह संयोजक यौगिकों के नाम लिखते समय निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण के निम्न नियम होते हैं। पहला नियम इसके अंदर क्या रहेगा नामकरण का, कि इन यौगिकों का नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद में ऋणायन का नाम है वो लिखा जाता है। ठीक है, धनायन ऋणायन कैसे होता है, जैसे कोई भी यौगिक है उसमें धनायन और ऋणायन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, हालांकि ये नॉर्मल कंपाउंड है लेकिन इसमें क्या रहेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले धनायन का नाम सोडियम, फिर ऋणायन का नाम क्लोराइड। उसी प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसके अंदर मान लीजिए ये है कंपाउंड्स और उसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, या फिर एक कंपाउंड ऐसे है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के यौगिकों में ये तो रहेगा, पहले लिखा हुआ होगा धनायन और ये ऋणायन, तो पहले लिखेंगे इसका नाम और बाद में लिखा जाएगा इसका नाम। और यदि यौगिक इस प्रकार का है उपसंयोजक, तो पहले ये रहेगा धनायन और तब ये क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। तो इनका नाम लिखेंगे तो पहले इसका नाम लिखेंगे धनायन का और उसके बाद में इस ऋणायन का नाम है वो लिखा जाएगा। तो अपना जो फर्स्ट रूल है वो रहेगा इसके अंदर, एग्जाम्पल बाद में करा देंगे। फर्स्ट रूल रहेगा कि इन यौगिकों का नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम तथा उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद में देखिए अपना सेकंड रूल। सेकंड रूल के अंदर इसके अंदर क्या आएगा कि इन यौगिकों में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है, तो ब्रैकेट के ऊपर आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, जीरो न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो सेकंड रूल में आएगा कि जो उपसह संयोजक एंटिटी है वो धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक कोई भी हो सकती है, उसी के अनुसार इनका नाम है वो लिखा जाएगा। उपसह संयोजक एंटिटी धनायनिक, उदासीन या ऋणायनिक हो सकती है, इसी के अनुसार इनका नाम, यानी इसी के अनुसार इस उपसह संयोजक एंटिटी का नाम है वो लिखा जाएगा। एंटिटी में आपको बताया था मेटल के साथ साथ में क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। स्मॉल एन रहेगा यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की संख्या। अब सेकेंड रूल में भी यही आएगा कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, यानी इसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ये अपने आप में क्या न्यूट्रल, ना इसके यहाँ कुछ जुड़ा हुआ ना इसके बाद में कुछ जुड़ा हुआ। तो ये जो उदासीन उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनका नाम है वो एक वर्ड में ही लिखा जाता है, यानी पूरे का नाम हिंदी में लिखेंगे तो पूरे के ऊपर इसके अंदर लिगेंड और धातु दोनों है तो दोनों का नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा, यानी इनके बीच में स्पेस नहीं आता है। 2 रूल हो गए। फर्स्ट में पहले धनायन का नाम, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। सेकंड में उपसह संयोजक एंटिटी धनायनिक, उदासीन और ऋणायनिक हो सकती है, उसी के अनुसार इनका नाम लिखा जाएगा। और उदासीन उपसह संयोजक एंटिटी होगी तो इसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। ठीक है, ये रहेंगे इसके 2 नियम। उसके बाद में इसका थर्ड नियम आएगा कि उपसह संयोजक एंटिटी चाहे वो धनायनिक हो, थर्ड में आता है कि उपसह संयोजक एंटिटी चाहे वो धनायनिक हो, चाहे वो उदासीन हो, चाहे वो ऋणायनिक हो,
इसके अंदर क्या होते हैं, मेटल और लिगेंड होंगे, तो पहले इसके अंदर किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे धातु का नाम है वो लिखा जाता है। और यदि ये उदासीन रहेगा तो धातु और लिगेंड दोनों का नाम एक ही वर्ड में लिखा जाएगा, लेकिन लिगेंड का नाम आएगा पहले और धातु का नाम है इसके अंदर बाद में आता है। तो इसके अंदर ये लिखा जाएगा कि उपसह संयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम तथा उसके बाद धातु परमाणु या आयन का नाम लिखा जाता है। और उपसह संयोजक एंटिटी के उदासीन होने पर, केवल कौन सी कंडीशन की, जब उपसह संयोजक एंटिटी क्या हो, उदासीन हो, उस समय लिगेंड और मेटल दोनों का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर आएगा कि जो 4 नंबर रूल पे क्या आ जाएगा कि उपसह संयोजक एंटिटी के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिगेंड है, ये लिगेंड उदासीन है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन कराया था, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता वो उदासीन, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला, तीनों प्रकार के लिगेंड है। मान लीजिए लिगेंड जरूरी नहीं इसमें एक ही प्रकार के हो, तीनों प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं और 1 प्रकार के भी हो सकते हैं। जब कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर उपसह संयोजक एंटिटी में तीनों प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हो, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, ये तो कंसेप्ट है, पहले तीनों लिगेंड का नाम आएगा और उसके बाद में धातु का नाम आएगा। अब तीनों लिगेंड के नाम में ऑर्डर क्या रहेगा, तो इनके लिगेंड्स को जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिगेंडों का नाम है वो लिखा जाएगा। ये नहीं लिखेंगे कि पहले उदासीन का नाम लिखेंगे फिर धनायनी का फिर ऋणायनी का, ऐसे नहीं लिखते। इसमें लिगेंडों का नाम अलग अलग प्रकार के लिगेंड होने पर लिगेंडों का नाम लिखते समय इनको अंग्रेजी वर्णमाला के या इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में लिखा जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इन तीनों में से जो लिगेंड पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, तथा जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाद में आता है उसको क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और तीनों लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने के बाद धातु का नाम है वो लिखा जाता है। आगे समझ में। उसके बाद ये आता है इसमें 5th रूल, 4 रूल हो गए इसका जो 5th रूल है वो रहेगा अपने कि जो लिगेंड्स होते हैं उपसह संयोजक यौगिकों में समान लिगेंड, मान लीजिए जहाँ पे ये लिगेंड है एन जो संख्या है, ये जो एल लिगेंड है वो सारे समान एक ही जैसे, जैसे यहाँ पे लिगेंड NH3 है एल, तो यहाँ पे इनकी संख्या मान लीजिए 6 है, तो 6 के 6 लिगेंड क्या है इस संकुल के अंदर या यौगिक के अंदर क्या है, समान है। समान लिगेंड होने पर उनकी संख्या दर्शाने के लिए इन यौगिकों का नाम लिखते समय लिगेंड के नाम से पहले पूर्वलगन का उपयोग किया जाता है। 5वां रूल रहेगा कि समान लिगेंड के एक से अधिक संख्या में होने पर इन यौगिकों का नाम लिखते समय लिगेंड के नाम से पहले इनकी संख्या दर्शाने के लिए पूर्वलगन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि का उपयोग किया जाता है। आगे समझ में। तो मान लीजिए 6 लिगेंड ये यौगिक है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे उसके बाद में धातु का नाम लिखेंगे, लेकिन लिगेंडों के समान होने पर उनकी संख्या दर्शाने के लिए लिगेंड के नाम से पहले ही पूर्वलगन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्वलगन है वो लिगेंड के नाम से क्या आएगा, पहले आएगा। 2 होने पे डाई, 3 होने पे ट्राई, 4 होने पे टेट्रा, 5 होने पे पेंटा और 6 होने पे हेक्सा। मैक्सिमम 6 तक ही होती है इसके अंदर लिगेंड। ये रहेगा आपका 5वां रूल। ठीक है। अभी ऐसा मत देखना इसके अंदर कि मान लीजिए कोई संकुल है, संकुल में ये धातु है, यहाँ पे आगे Cl2 क्लोरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3 के क्या है 2 अणु है इसके अंदर। ठीक है। ऐसी कंडीशन होने पे क्या रहेगा, मान लीजिए 2 लिगेंड एक जैसे हैं, 2 लिगेंड एक जैसे हैं, तो रूल नंबर 4 है वो फॉलो होगा कि पहले लिगेंड का नाम उसके बाद में धातु का नाम। लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाला लिगेंड आएगा,
अब इसके अंदर देखो ये क्लोरो है तो सी आता है, ये एमीन है तो इसमें क्या आएगा, ई आएगा। उसके बाद में देखें इनकी संख्या यहाँ पे 2 है, संख्या 2 है तो 2 को दर्शाने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, डी आई, तो इसके नाम से पहले क्या लिखेगा जाएगा, डाई। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि जो डाई है इसका ये पूर्व लगन नहीं देखना कि ये इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं करना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो लिगेंड का एक्चुअल में जो नाम है उसी के अनुसार ऑर्डर देखा जाएगा। मान लीजिए इसका नाम क्या है, एमीन है, तो ये ए पे आता है, सी से क्या आएगा, पहले आएगा, क्लोरो में सी आता है तो पहले हम NH3 एमीन का नाम लिखेंगे, फिर क्लोरो का नाम लिखेंगे। ये नहीं देखना कि इसका तो संख्या 2 है तो डाई एमीन हो गया, तो डी है उससे पहले सी आता है तो क्लोरो पहले लिखेंगे, डाई एमीन बाद में लिखेंगे। नाम आपको जो लिगेंड का एक्चुअल नाम है उसी का जो फर्स्ट लेटर है उसी को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखना है, न कि पूर्व लगन के फर्स्ट लेटर को। तो उसमें आया आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते समय उनकी जो संख्या के पूर्व लगन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनका एक्चुअल में जो लिगेंड का नाम है उसका ध्यान है वो यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद में आता है इसमें 7 नंबर रूल। इसका जो 7 नंबर रूल है नामकरण का, उसमें ये रहेगा कि यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ रहे हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि का प्रयोग पहले से हो रहा है, जैसे लिगेंड हो जाएगा अपना EN। नाम क्या रहेगा इसका, एथिलीन डाईएमीन, ये इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन। अब मान लीजिए कोई संकुल है, उस संकुल में एथिलीन डाईएमीन की संख्या 2 है, तो जो 6 नंबर रूल था उसके अंदर तो हम क्या लिखेंगे कि इसकी संख्या 2 है इस लिगेंड की, तो हम इसके नाम से पहले इसकी संख्या दर्शाने के लिए क्या लिख देंगे, पूर्व लगन। 2 संख्या है तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम उसके बाद में धातु का नाम, और लिगेंड के नाम से पहले इसकी संख्या 2 को दर्शाने वाला डाई लिखेंगे। ऐसा था 6 नंबर रूल में। उसके बाद में इसमें चेंज क्या हुआ है वो देखें, तो इनका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, डाई शब्द का नहीं आएगा। ये रूल इसी के लिए है कि वे लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि का प्रयोग हो रहा हो, EN है एथिलीन डाईएमीन, तो इसका जो कॉमन नेम है लिगेंड का नाम है उसी के अंदर क्या आ गया, डाई आ गया। तो ऐसे लिगेंडों की संख्या दर्शाने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का प्रयोग नहीं करेंगे। इनकी संख्या दर्शाने के लिए हम 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस आदि का प्रयोग करेंगे। 2 होने पे 20, 3 होने पे 30, 4 होने पे टेट्राकिस और 5 होने पे क्या लिखेंगे हम, पेंटाकिस का प्रयोग है वो करेंगे। ठीक है, और ऐसे की संख्या, इस प्रकार के लिगेंडों की संख्या मोस्टली 4 तक ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो वे लिगेंड लिखेंगे क्या, वे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि का प्रयोग हो रहा हो, तो संकुलों में ऐसे लिगेंडों की संख्या दर्शाने के लिए हम 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस आदि का प्रयोग करते हैं। और 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये 2, 3, 4, 5 इनके होने पे लिखेंगे। ये रहेगा अपना 7 नंबर वाला रूल। उसके बाद में अपना 8 नंबर रूल है वो क्या रहेगा इसके अंदर, 8 नंबर जो हमारा रूल है वो रहेगा कि जो संकुल यौगिक हैं उनमें 2 प्रकार की समावयवता है वो पाई जाती है मुख्य रूप से। एक तो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होती है इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, संकुल यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है, ज्यामितीय समावयवता और सेकंड रहेगी प्रकाशिक समावयवता। तो यदि कोई यौगिक ज्यामितीय समावयवता में 2 प्रकार के बनते हैं, सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल में भी 2 प्रकार के बनेंगे, डी और एल टाइप के। ठीक है, 2 समावयवी होते हैं, डी समावयवी और एल, इसके अंदर सिस और ट्रांस। तो यदि कोई यौगिक ऐसा हो जिसका हम नाम लिख रहे हैं, वो ज्यामितीय समावयवता दर्शा रहे हैं और सिस बना रहे हैं, तो उसके नाम से पहले हम क्या लिख देंगे, सिस लिख देंगे, उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम, मेटल का नाम है वो आ जाएगा। यदि ट्रांस है तो नाम से पहले ट्रांस लिख देंगे, यदि वो डी समावयवी है तो नाम से पहले डी लिखेंगे, एल है तो एल लिखेंगे। तो इसमें आता है कि ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता को दर्शाने के लिए यौगिक के नाम से पहले सिस, ट्रांस
या DL का प्रयोग है वो किया जाता है। ये रहेगा अपना 8 नंबर वाला रूल। उसके बाद में आता है इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग, इसी का प्रकार है वो 9 नंबर पे आ जाएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंडों का नामकरण है वो अलग प्रकार से किया जाएगा। तो इसके अंदर आपके 9 नंबर पे हेडिंग क्या हो जाएगी, नोमेनक्लेचर। वैसे इसी के अंदर है, नोमेनक्लेचर के अंदर ये हेडिंग है, 9 नंबर वाला रूल है नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। कि लिगेंड का नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ए लिगेंड। इसके अंदर आप आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड में, लिगेंड के नामकरण में 3 नियम है। फर्स्ट रहेगा किसके लिए, ऋणायनिक लिगेंड के लिए, ठीक है। एनायनिक लिगेंड आवेश के आधार पे 3 प्रकार के बताए थे, ऋणायनिक, धनायनिक और उदासीन 3 प्रकार के लिगेंड आपके होंगे। तो आवेश के आधार पे जो 3 प्रकार के लिगेंड थे उसमें सबसे पहले हम एनायनिक लिगेंड के लिए लिखेंगे कि जो ऋणायनिक लिगेंड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उन लिगेंडों का नाम लिखते इसमें उनके नाम में कॉमन नेम में जो लास्ट में ई होता है, ये हमने पहले भी बता दिया था कि कॉमन नेम में जो ई होता है उसको हटा करके उसकी जगह ओ लगाया जाता है। जैसे कि आपका रहेगा OH नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। हाइड्रोक्साइड बोल दिया तो जो ई है ना उसको हटा देंगे, ई को हटा के उसकी जगह में क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। या फिर हम इस पूरे को ही IDE को हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सो। दोनों ही नाम सही है, तो लास्ट वाले ई को हटा के ओ लगा दिए जाए, वो नाम भी सही बनेगा। या फिर लास्ट के जो 3 अक्षर होते हैं IDE, ITE, इनको हटा के भी ओ लगाए तो भी वो क्या बनेगा, सही बनेगा। तो इसमें आता है कि संकुल यौगिक में यदि ऋणायनिक लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उसके नाम के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ओ लगा देते हैं। और ये जो लिगेंड है ऋणायनिक उनकी एक टेबल है वो बनवा देंगे आपको। सेकेंड इसके अंदर रहेगा B नंबर लगा के लिखेंगे, जो उदासीन लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उनके नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता है। उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि जो NH3 है अमोनिया उसको क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। NH3 एमीन को क्या बोला जाएगा, एमीन बोला जाएगा। और जो H2 है उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अक्वा बोला जाएगा, ठीक है। यानी इनके नाम में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद में थर्ड आता है इसमें केटायनिक लिगेंड। इसमें लिखेंगे बी में कि उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड रहेगा इसमें केटायनिक लिगेंड। तो इसके अंदर क्या आएगा, केटायनिक लिगेंड में कि इन लिगेंडों के नाम में भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे इसका कॉमन नाम है और मुख्य रूप से इनके कॉमन नाम में लास्ट में क्या लगता है, IUM, EM लगता है। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि जो धनायनिक लिगेंड है उनके नाम में भी कोई चेंज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखें NH2, NH3, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका नाम क्या रहेगा, हाइड्रेजीनियम रहेगा। नाम क्या रहेगा इसका, हाइड्रेजीनियम। जीनियम आ गया लास्ट में इसके नाम में क्या लगेगा, IUM लगेगा, ठीक है। तो तीसरा रहेगा कि धनायनिक लिगेंडों के नाम में भी कोई चेंज नहीं होता है, उनके नाम के लास्ट में मुख्य रूप से पहले से ही इन लिगेंडों का जो कॉमन नाम है उसमें क्या होता है, IUM होगा। उसके बाद में आप लिगेंडों के नामकरण में इतना ही था। और एक नोट लगा के लिखें कि जो हाइड्रोकार्बन के ऋणायनिक लिगेंड होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और कोई लिगेंड हो हाइड्रोकार्बन के रूप में और उसके ऊपर क्या हो, चार्ज नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणायनिक हाइड्रोकार्बन लिगेंड। और ऋणायनिक लिगेंड के लिए रूल क्या था अपना कि नाम के लास्ट में ओ लगाएंगे, जबकि ऋणायनिक हाइड्रोकार्बन के लिगेंड के नाम में अंत में ओ नहीं लगाया जाएगा। यानी कि बाकी सभी ऋणायनिक लिगेंडों के नाम के लास्ट में ओ लगाएंगे, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन के ऋणायनिक लिगेंड है उसके नाम के लास्ट में ओ नहीं लगाएंगे। इसका कॉमन नेम फेनिल है, तो इसका कॉमन नेम ऋणायनिक के बाद में भी क्या रहेगा, C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाए और ये ऋणायनिक लिगेंड बन जाए तो भी इसका नाम फेनिल ही रहेगा, नाम के लास्ट में ओ नहीं लगता है। ये लाइन आप नोट लगा के लिख देना कि ऋणायनिक हाइड्रोकार्बन लिगेंड के नाम में
कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि इन लिगेंडों के नाम के अंत में ओ नहीं लगाया जाता है, जो इनका नाम है वही नाम इनका रहेगा। ये रहेंगे आपके ऋणायनिक लिगेंड। मुख्य रूप से तो आप ये ऋणायनिक लिगेंड याद रखो, क्योंकि मुख्य रूप से यही ऋणायनिक लिगेंडों का आपके जो संकुल यौगिकों के नामकरण में उपयोग होगा। ये लिगेंड आते हैं संकुलों में। जो अक्ष नेगेटिव है ना, इसको हमने लिखा है हेलो। यहाँ पे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, हेलोजन में चारों आएंगे। हेलो का मतलब क्या है कि इसको क्या लिखेंगे हम, फ्लोरो लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। इसको हेलाइडो भी लिख सकते हैं। IDE के ई को हटा के वो लोग तो ये हेलाइडो भी बनेगा, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ये नाम भी क्या रहेंगे, सही रहेंगे। लेकिन आप छोटा ही नाम रखो इसका, हेलो इसे याद रखो। तो इनको हम बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ऑक्जिलेटो, हाइड्रोक्सो, साइनो, सल्फाइडो, ऑक्सीडो, तो इसको बोलेंगे डाइऑक्साइडो। इसको बोलेंगे डाइऑक्सो नाइट्रेटो, ट्राइऑक्सो नाइट्रेटो। मुख्य रूप से यही ऋणायनिक लिगेंड है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल करवाएंगे उसमें जो अलग से ऋणायनिक लिगेंड आएंगे उनके नाम हम वहाँ पे बता देंगे। उसके बाद सेकंड रहेगा उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंडों में आपके मुख्य रूप से ये लिगेंड रहेंगे। O2 डाइऑक्सीजन, H2O एक्वा बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, NH3 को इमीन, EN जो आपका था इस प्रकार से CH2, CH2, NH2 और NH2 ये था। एथिलीन डाइएमीन कॉमन नेम था और लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखेंगे तब आएगा एथीन 1,2 डाइएमीन। NO को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, C2H4 को हम क्या बोलेंगे, एथिलीन बोल देंगे। और ये रहेगा आपके ट्राइमेथिल फोस्फेट। मुख्य रूप से आपके ये लिगेंड रहेंगे जो न्यूट्रल लिगेंड के रूप में है। उसके बाद में जो नेक्स्ट तीसरा आएगा वो आपके आएंगे केटायनिक लिगेंड। वो रहेंगे आपके केटायनिक लिगेंड यानी कि उदासीन लिगेंड। इसके अंदर आपके 2-3 लिगेंड ही है, वो देखो उदासीन लिगेंड में ठीक है। उदासीन लिगेंड के अंदर आपका रहेगा फर्स्ट तो ये आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। इसको हम क्या बोल देंगे, जो इसका आयन का नाम है ना वही रहेगा अमोनियम। खुद के से पहले से क्या रहा IU हमारा। उसके अलावा NO पॉजिटिव हो तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम, IU हम आ गया। उसके अलावा हम इसको बोल देंगे NH2 NH3 पॉजिटिव, तो इसका नाम क्या रहेगा, हाइड्रोजीनियम। मुख्य रूप से आपके ये 3-4 हैं केटायनिक लिगेंड है। वे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसके नाम के लास्ट में IU हम इनके नाम में पहले से ही लिखा हुआ होता है और इसके नाम में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ये 3 इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 नियम हो रहे छोटे छोटे, वो देखो इसके अंदर कितने नंबर तक हो गए थे, 9 तक हो गए थे। 10 नंबर रूल इसका ये रहेगा, यदि जो उपसह संयोजक एंटिटी ऋणायनिक है, यदि संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम आएगा, लेकिन धातु के नाम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। यदि 10 नंबर रूल में आएगा, यदि उपसह संयोजक एंटिटी ऋणायनिक है यानी ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो धातु का नाम लिखते समय उसके नाम के लास्ट में 1 लगा दिया जाता है, जबकि उपसह संयोजक एंटिटी के धनायनिक या उदासीन होने की कंडीशन में धातु का जो नाम है वो चेंज नहीं किया जाएगा, जो नाम है वही रखा जाएगा। लेकिन यदि उपसह संयोजक एंटिटी ऋणायनिक होगी तो धातु के नाम लिखते समय उसके नाम के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, 1 लगा दिया जाता है। इधर इसका 10 नंबर रूल। उसके बाद में 11 नंबर रूल इसका ये रहेगा कि 2 प्रकार के संकुल बताए थे। यहाँ पे होते हैं मेटल लिगेंड और इसके अंदर भी मेटल लिगेंड हो सकता है कि संकुल से पहले कुछ हो स्पीशीज, हो सकता है संकुल के बाद में कुछ स्पीशीज हो। तो इस प्रकार की स्पीशीज होने पर जब A और B का नाम लिखेंगे, जो धनायन है तो इसका नाम संकुल के नाम से पहले लिखेंगे और बाद में आने वाला होता है ऋणायन तो उसका नाम इस संकुल के बाद में लिखेंगे। ठीक है। जब A और B का नाम लिखते हैं यानी कि संकुल यौगिक में उपस्थित उपसह संयोजक एंटिटी से पहले या बाद में उपस्थित स्पीशीज का नाम लिखते समय उनकी संख्या नहीं दर्शाई जाती है, केवल इनका नाम लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 है ये, तो मान लीजिए क्या है, पोटेशियम है, K3 के रूप में प्रेजेंट है, तो इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम तो लिखेंगे पहले, लेकिन इसमें ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम लिखा जाएगा। यहाँ पे Cl3 है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिख के केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो इसमें आता है कि
उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक एंटिटी से पहले और बाद में उपस्थित स्पीशीज का नाम लिखते समय उनकी संख्या नहीं दर्शाई जाती है, उनका केवल क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाता है। ये हो जाएगा आपकी 11 नंबर। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके यही नियम थे 11, या फिर एक नियम और भी बन सकता है इसके अंदर, यदि संकुल यौगिकों में एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, यदि संकुल यौगिकों के अंदर उभयदंतुक लिगेंड प्रेजेंट हो तो उनमें डोनर एटम के हिसाब से उनका नाम अलग अलग बनता है। जैसे यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट है तो इसका जो कार्बन है वो डोनर एटम है, तक इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम लिगेंड के रूप में साइनो लिख दिया हमने, साइनो लिगेंड है तो ब्रैकेट के रूप में इसका नाम क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे कि लिगेंड क्या है, यहाँ पे कार्बन है, डोनर एटम क्या है, कार्बन है। लेकिन यदि इसका नाइट्रोजन एटम डोनर के रूप में कार्य कर रहा हो और हमें नाम क्या लिखना हो, साइनो ही नाम रखना हो, आइसो साइनो नहीं करना हो, तब हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन लिख देंगे। यदि यहाँ पे आइसो साइनो लिखेंगे तब ब्रैकेट में नाइट्रोजन नहीं आएगा, और यदि यहाँ पे भी हम साइनो लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में हम डोनर एटम का नाम है वो लिखेंगे। ऐसा होता है उभयदंतुक लिगेंडों वाले संकुलों में। ये थे आपके जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, नॉर्मल उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उनके नामकरण के ये नियम थे, 12-13 नियम जो भी हैं। उसके बाद हम कल की क्लास में इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उन सभी एग्जाम्पल्स में इनका क्या होगा, फॉलो बाय नियमों को हम पालन करते हुए और इन यौगिकों का क्या लिखा जाएगा, नामकरण लिखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल्स हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले ये सभी नियम है वो ध्यान से पढ़ के आना।